वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन आयोनाइज्ड गैस या प्लाज्मा। प्लाज्मा में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो हमने देख लिया है कि जो सॉलिड मटेरियल होता है उसमें कोलिजन के कारण जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू एन जीरो ई स्क्वायर अपॉन एम बी माइनस आई ओमेगा। ये कंडक्टिविटी का फार्मूला है। अब चूंकि आयोनाइज्ड गैस के केस में यदि हम प्रेशर काफ़ी कम है, जैसे कि आयनोस्फीयर या प्लाज्मा में होता है, तो इस कंडीशन पे हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि पार्टिकल के बीच में कोई कोलिजन नहीं होगा। जब कोलिजन नहीं होगा तो उनके बीच में किसी भी प्रकार का एनर्जी लॉस भी नहीं होगा, जिसके कारण डैम्पिंग कांस्टेंट बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तब इस केस में जब बी की वैल्यू जीरो होगी तो जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी का इक्वेशन हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू माइनस एन जीरो ई स्क्वायर एम आई ओमेगा। आई को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये आई को नीचे कर देंगे तो आई स्क्वायर का माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आई एन जीरो ई स्क्वायर। तो इस तरह से ये कंडक्टिविटी का फार्मूला हुआ। अब हम इसको आयोनाइज्ड मीडियम के केस में देखें तो आयोनाइज्ड मीडियम में जो रो होता है उसकी वैल्यू जीरो होती है, डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम की चार्ज डेंसिटी जीरो होता है, म्यू की जगह म्यू जीरो होता है और एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन जीरो होता है, जैसा कि एयर के केस में होता है। ठीक उसी तरह से आयोनाइज्ड मीडियम में भी होता है। अब इस आयोनाइज्ड मीडियम के केस में ये जो वैल्यू है उसको जब हम मैक्सवेल इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो मैक्सवेल इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा डाइवर्जेंस ई इक्वल टू जीरो, कर डाइवर्जेंस एच इक्वल टू जीरो, कर्ल ई इक्वल टू माइनस म्यू जीरो डेल एच अपान डेल टी, और कर्ल एच इक्वल टू सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन जीरो डेल ई अपान डेल टी हो जाएगा। अब हम इक्वेशन थर्ड का जो सी का पार्ट है इसका हम कर्ल लेंगे तो ये हो जाएगा कर्ल ई इक्वल टू माइनस म्यू जीरो डेल अपान डी टी कर्ल एच। अब हम डी के फार्मूला से देखते हैं कर्ल एच की वैल्यू इतनी होती है तो कर्ल एच की हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस तरह से कर्ल एच की वैल्यू सिग्मा ई है, तो जब ये सिग्मा ई हो जाएगा तो ये हो जाएगा म्यू जीरो सिग्मा डेल ई अपान डेल टी, चूंकि यहाँ पे डेल अपान डेल टी लिखा हुआ है, माइनस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल स्क्वायर ई अपान डेल टी स्क्वायर। हम कर्ल एच की वैल्यू पुट कर देंगे। अब कर्ल ई का जो फार्मूला होता है उस फार्मूले से हम देखेंगे ये हो जाएगा ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ई माइनस डेल स्क्वायर ई। हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस ई की वैल्यू यहां से आप देखिए पार्ट वन से डाइवर्जेंस ई इक्वल टू जीरो है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा। फिर अब पूरे इक्वेशन में माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका हम साइड चेंज कर देंगे, तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों माइनस प्लस हो जाएंगे, साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू जीरो सिग्मा डेल ई अपान डेल टी माइनस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल स्क्वायर ई अपान डेल टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड एच के टर्म्स में भी इस इक्वेशन को हम फाइंड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एच माइनस म्यू जीरो सिग्मा डेल एच अपान डेल टी माइनस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल स्क्वायर एच अपान डेल टी, जैसा कि ये इक्वेशन में दिखाया गया है। अब इक्वेशन 4 और 5 जो है ये ई और एच के टर्म्स में आयोनाइज्ड मीडियम में वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इस वेव इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन हम कंसीडर कर सकते हैं ई इक्वल टू ई जीरो ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस आई ओमेगा टी और एच इक्वल टू एच जीरो ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस आई ओमेगा टी, जहां पर ई जीरो और एच जीरो जो है ये कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू है। अब यहां पे हम जो k है तो k क्या होता है, ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, वेव का प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको यदि हम डायरेक्शन के फॉर्म में लिखें तो वेक्टर k इक्वल टू हो जाएगा k n कैप, जहां पे जो n कैप है ये यूनिट वेक्टर है k के डायरेक्शन में। k जो है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एच मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और के जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर जो v है, अच्छा अब k इक्वल टू होता है ओमेगा अपान v, जहां पर जो v है ये फेज वेलोसिटी है, और n कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है अलोंग k। इट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में। अब जब E की वैल्यू को T के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप देख सकते हैं डेल E अपान डेल टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई ओमेगा, और डेल स्क्वायर E अपान डेल टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर E। इसी तरह से डेल स्क्वायर E इक्वल टू माइनस के स्क्वायर E हो जाएगा। इन सभी वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। ये वैल्यू कैसा होता है इसके वीडियोस पड़े हुए हैं, ये एनर्जी ऑपरेटर मोमेंटम ऑपरेटर के वीडियो में पड़े हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। इसको कुछ इस तरह से हम समझा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए है साई इक्वल टू ई की पावर एटी, तो यदि इसको हम डेल साई अपान डेल टी कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा ए ई की पावर एटी। अब ई की पावर एटी को साई लिख है होता है, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं ए साई। अब ये साई से साई अगर इलिमिनेट हो गया तो यहां से डेल अपान डेल टी इक्वल टू ए हो सकता है। इस पैटर्न से ही, ये हमने एक पैटर्न बताया, इस पैटर्न से ही डेल ई अपान डेल टी इक्वल टू माइनस आई ओमेगा ई कैलकुलेट किया गया है। तो इस तरह से इसको यदि हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 4 में तो ये इक्वेशन बन जाएगा इस तरह से। यहां से हम के स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। चूंकि यहां पर जो ई है वो एक फील्ड वेक्टर है, इसलिए इसकी वैल्यू को तो जीरो, ये ई की वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकती, इसका मतलब ये पूरा इक्वेशन जीरो होगा। और यहां से हम के स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, मैथमेटिकल पार्ट है, आप देख सकते हैं इसको। ये हमने के की वैल्यू पुट कर कैलकुलेट कर लिया। अब इक्वेशन 1 में सिग्मा की वैल्यू दी हुई है, उस सिग्मा की वैल्यू को हम पुट करेंगे। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी माइनस एन जीरो ई स्क्वायर। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि सिग्मा के साथ आई लिखा हुआ है, और आई यहां पर भी है तो आई स्क्वायर हो जाएगा, जिसके कारण -1 है। ये इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू पुट कर किया है। तो इस तरह से के स्क्वायर की ये वैल्यू हो गई। अब हम देख सकते हैं यहां पे जो वैल्यू था माइनस एन स्क्वायर ई एन जीरो ई स्क्वायर अपॉन एम एप्सिलॉन जीरो ओमेगा स्क्वायर, इसमें से हम ओमेगा स्क्वायर पी की वैल्यू को, ये जो एन जीरो ई स्क्वायर अपॉन एम एप्सिलॉन जीरो, इसको हमने ले लिया ओमेगा स्क्वायर अपॉन पी, तो नीचे ओमेगा स्क्वायर बचा रहा। और चूंकि उसमें म्यू जीरो सी एप्सिलॉन जीरो भी दिया हुआ है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 अपॉन म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। इन सभी की वैल्यू पुट कर देंगे तो के स्क्वायर की ये वैल्यू आ जाएगी। यहां पर ये जो ओमेगा पी है ये प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी है। अब चूंकि यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लाज्मा का, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो n इक्वल टू हो जाएगा c अपान भी, के इक्वल टू होता है ओमेगा अपान भी। यहां से हम v की वैल्यू ले कैलकुलेट करके यहां पुट करेंगे तो के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। अब इस के स्क्वायर की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर अपान सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से बचेगा एन स्क्वायर और यहां से बचेगा ये अंदर वाला पार्ट। तो इस तरह से एन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर पी अपान ओमेगा स्क्वायर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हो गया। अब यदि फ्रीक्वेंसी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी रीजन है, तो इस कंडीशन में ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा पी होगा। तो इस कंडीशन पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रियल नंबर हो जाएगा, और रियल नंबर होने से ये कंफर्म हो जाता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो प्लाज्मा में फ्रीली प्रोपोगेट कर सकता है। इसका मतलब यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से अधिक है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्लाज्मा में फ्रीली मूव कर सकता है। लेकिन यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से कम है
तो इस तरह से प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से कम होने के कारण जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इमेजिनरी हो जाएगा, जैसा कि आप डायग्राम वो एन स्क्वायर के फार्मूले से हम देख सकते हैं। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इमेजिनरी हो जाएगा तो हम प्रोपगेशन कांस्टेंट के को हम इस तरह से n की जगह आई एन लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आई एन ओमेगा अपॉन सी। इस केस में लो फ्रीक्वेंसी के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। इक्वेशन 4 में के की वैल्यू हम पुट करेंगे आई एन ओमेगा अपॉन सी, तो ई इक्वल टू की ई की वैल्यू और एच की वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी। यहां से देखिए, अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो ओमेगा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, न्यूमरेटर ज्यादा होने से डिनोमिनेटर ज्यादा होने से वैल्यू 1 माइनस ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, और 1 माइनस 1 से छोटे होने के कारण एन स्क्वायर की वैल्यू रियल हो जाएगा। लेकिन अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो लो फ्रीक्वेंसी में ओमेगा पी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और ओमेगा की वैल्यू कम हो जाएगी। जब न्यूमरेटर ज़्यादा हो जाता है, डिनोमिनेटर कम हो जाता है, तो वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। 1 से ज़्यादा होने के कारण जब 1 माइनस लिखेंगे तो वैल्यू निगेटिव में आ जाएगा। इसके कारण एन स्क्वायर जब निकालेंगे, चूंकि जब एन स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव में आ जाएगा तो एन की वैल्यू जब निकालेंगे तो स्क्वायर रूट माइनस निगेटिव वैल्यू होगा, जिसके कारण एन की वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगी। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक वेक्टर और ये मैग्नेटिक वेक्टर है, जो कि क्वेश्चन 4 में हमने के की जगह आई एन ओमेगा अपॉन सी पुट किया तो ये वैल्यू आ गई। अब ये जो क्वेश्चन है ई और वी के, इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ई और एच, ये जैसे जैसे प्लाज्मा में इंटर करेगा एक्सपोनेंशियली इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, और एक डिस्टेंस के बाद फिर उसका रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा। तो कितने डिस्टेंस में उसकी कितनी वैल्यू डिक्रीज होगी ये हम स्किन डेप्थ से कैलकुलेट करते हैं। स्किन डेप्थ को हम पेनिट्रेशन डेप्थ भी कहते हैं, इसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ बीटा और के सेम चीजें हैं, तो डेल प्लाज्मा इक्वल टू 1 अपान के भी लिख सकते हैं, इसको बीटा से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये हो गया 1 अपान ओमेगा एन सी। एन की वैल्यू पुट कर दिया तो एन स्क्वायर है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर पी अपान ओमेगा स्क्वायर। चूंकि जब एन की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में। यहां से इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये इस तरह से पेनिट्रेशन डेप्थ की वैल्यू आ जाएगी। चूंकि ये पेनिट्रेशन डेप्थ लो फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, और लो फ्रीक्वेंसी में प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी कम होती है। इस केस में जो पेनिट्रेशन डेप्थ है उसका फार्मूला हो जाएगा सी अपान ओमेगा पी। तो इस तरह से हमने आयोनाइज्ड गैस या प्लाज्मा में हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट करता है तो कब उसका रिफ्लेक्शन होगा, कब वो फ्रीली ट्रांसमिट कर जाएगा, उस कितने डिस्टेंस के बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, हमने कैलकुलेट करा। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।